नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपने कभी खाली ट्रेन देखी है? 72 साल के हाजी अशरफ अली सैयद हुसैन के लिए उस दिन ट्रेन खाली ही थी। जब खचाखच भरी ट्रेन में 24 साल का लड़का उन्हें मार रहा था। भारत की ट्रेन आराम से चलती जा रही थी, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। लड़के पीटने की धमकी देते रहे और ट्रेन से बाहर फेंक देने की। 24 साल के आकाश को पता था कि 72 साल के हाजी को फेंक भी देता तो बाहर का हिंदुस्तान उसे शायद हीरो बना देता। इसलिए हाजी अशरफ के लिए यह ट्रेन हमेशा खाली ही थी। लोग थे मगर उनके लिए नहीं थे, लोग थे उनके खून के प्यासे थे। महाराष्ट्र की इस घटना के वीडियो को देखते हुए बार बार लगा कि अब ऐसी घटनाओं पर हैरानी नहीं होती है। जो इनकी सहमति में चुप रहे वे आज भी चुप हैं, और जो बोलते हैं उनमें से कई थक चुके हैं। लगता है सबने चुप रहना स्वीकार कर लिया है। इसलिए हाजी अशरफ ने घर आकर किसी को नहीं बताया, बस कह दिया गिरने से चोट लगी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्हें भी अपना सच कहना पड़ गया। सब कुछ वीडियो के वायरल हो जाने पर निर्भर है। वीडियो ही अन्याय करता है और वीडियो ही न्याय करता है। हाजी अशरफ के लिए भरी हुई ट्रेन भी खाली थी, वहां उनका कोई नहीं था। इसलिए वे अपना बचाव भी नहीं करते हैं मगर मार खाते रहते हैं। किसी ने टोका भी मगर भीड़ ने टोकने वाले की बात की परवाह नहीं की। लोग चुपचाप एक बुजुर्ग का इस तरह से पीटा जाना देखते रहे। ठीक इसी तरह रेलवे पुलिस के सिपाही चेतन सिंह के लिए भरी हुई ट्रेन खाली ही थी। वह मुसलमानों पर गोलियां चलाने लगा, दूसरी बोगी में जाकर मुसलमान को खोजा और मार डाला। चेतन सिंह हत्यारा बन चुका है। इस मामले में आरोप पत्र दायर है, फैसले का इंतजार है। पालघर के पास ही तो चेतन सिंह ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सवार असगर अब्बास अली शेख, कादर भानपुर वाला और सरदार मोहम्मद हुसैन को मार दिया। अब इन तीनों के नाम कोई नहीं लेता, खबरों में ये 3 मुसलमान लिखे जाते हैं। वैसे चेतन सिंह ने टीकाराम मीणा को भी गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। जुलाई 2023 की इस घटना के ठीक 1 साल बाद यह घटना होती है जिसमें आकाश आहवाड, नितेश अहिरे, जयेश मोहिते को पुलिस गिरफ्तार करती है मगर उन्हें जमानत मिल जाती है क्योंकि धाराएं कमजोर लगा दी जाती हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और कुछ सोचेंगे, करेंगे। हाजी अशरफ मामले में गिरफ्तार लड़कों को 1 दिन के भीतर ही जमानत मिल गई। सांप्रदायिक हिंसा का स्पष्ट सबूत होने के बाद भी पुलिस ने गैर जमानती धाराएं नहीं लगाईं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में एक सरकारी रेजोल्यूशन जारी किया। पुलिस को सांप्रदायिक द्वेष, अपमान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने इस घटना में सांप्रदायिक पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज किया। जबकि वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि हिंसा धर्म के आधार पर की जा रही थी। एक खाली कागज पर कुछ लिखवाकर हाजी अशरफ से हस्ताक्षर करवाया गया। तब तक अशरफ की आंख काली पड़ चुकी थी और वह दर्द में थे, चक्कर सा आया। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आहवाड ने नाराजगी जताई और पुलिस से हेट क्राइम के तहत मामले की जांच करने की मांग की। रविवार को पुलिस ने पीड़ित का दोबारा बयान लिया है और अब वो इसे बतौर अतिरिक्त इंफॉर्मेशन अपनी जांच में शामिल कर अदालत को जानकारी देगी। अब इन्होंने कहा कि आपने ध्यान नहीं दिया। एप्थॉल्मिक सर्जन ने उनका आँख तलाशी ही नहीं है, चेक ही नहीं हुआ है, वो चेक ही नहीं हुआ है जी। तो अगर उसकी आँख चेक नहीं हुई तो आपने कलम कैसे लगाया? एप्थॉल्मिक सर्जन का जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक क्या मतलब है? तो मार म्हणजे त्याला ब्लेड मारलं, 4 दिन के बाद ओवर ब्लीडिंग और सेप्टिक से वो मर गया तो क्या? तो ये इतने हल्के में गुनाह लेना, आप गुनहगारों को
बचाने का काम कर रहे हैं, और उससे ना कानून की और धज्जियां उड़ेगी, गुनहगार और मजबूत होते जाएंगे। हमने आपको अभी तक नहीं बताया कि 24-25 साल के आकाश अहवाड, नितेश अहिरे और जयेश मोहिते ने 72 साल के हाजी अशरफ के साथ क्या क्या किया। उनके कपड़े फाड़ डाले, खूब मारा और जान से मारने की धमकी दी, लात घूसे मारे और गंदी गंदी गालियां। एफआईआर में लिखा है कि लगभग 1 बजे के करीब जब कल्याण स्टेशन आने वाला था, जहां पर पीड़ित को उतरना था, उस स्टेशन से आने से पहले वो अपनी सीट से नीचे उतरे और सीट के नीचे रखे अपने सामान को निकालने लगे। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के पत्रकार रफीक कामदार से बात करते हुए पीड़ित ने बताया कि जब वो अपने बैग को निकालने लगे तब इन्हीं युवकों की नजर बैग में रखे डिब्बे पर पड़ी जिसमें मांस था। लड़कों ने बैग फाड़कर डिब्बा बाहर निकाला और बुजुर्ग पीड़ित से पूछने लगे कि इस डिब्बे में क्या है। पीड़ित ने बताया कि भैंस का मांस है, लेकिन यह युवक मानने को तैयार नहीं हुए। करीब 5-6 युवकों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की, आंख और गाल पर जोर से मारा, लात और घूसे मारने लगे, लगातार गंदी गालियां दी गईं। कल्याण स्टेशन उतरने वाले थे और कुछ बच्चों के साथ में बाचा-बाची हुई, नॉर्मल कुछ बोला चाली हुई। इसकी वजह झगड़ा बता दिया, हम झगड़ा बता के नॉर्मल केस बना के मेरे को बोले यहाँ साइन करो। मैंने कुछ देखा नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने साइन करके मैं अपनी जान छोड़ा के वहाँ से निकला। वहाँ से फिर मेरे को बोले ये आपकी जो बरनी है ये भी लेके जाओ और आप चले जाओ। अच्छा। वो मैं वहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ के कल्याण स्टेशन पे आया हूँ। कल्याण से आने के बाद में जब मेरे को एहसास हुआ कि ये बीफ की वजह से मैं इतना झगड़े में फंस गया हूँ, जबकि वो बीफ नहीं था, जबकि वो बीफ नहीं था, भैंस का गोश्त था। तो वो होने के बाद में मेरे को कौन जाना था, तो मैं रिक्शा में बैठा हूँ। रिक्शा में बैठने के बाद में वो ब्रिज के पास खाड़ी है, बहुत बड़ी खाड़ी है, वो खाड़ी के पास से उतर के मैंने वो दोनों बरनियाँ गोश्त की वो फेंक दी, खाड़ी में फेंक दी। अच्छा। और घर को आने के बाद में मैंने बच्चों को कुछ बताया नहीं। अच्छा। तो वो मेरा सूजन देख के करके मैंने बच्चों को मेरा समझा दिया कि मैं गिर गया था, इसकी वजह से मैंने कुछ बताया नहीं। अच्छा। बाद में मेरे को उन्होंने देखा कि भाई कैसा गिर गया, क्या गिर गया, मतलब मैंने कुछ बच्चों को बताया नहीं। उन्होंने मेरे को उठाया दवाखाने में, प्राइवेट दवाखाने में जाके लेके गए, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला, मैं बोला ये बच्चों का झगड़ा हो रहा था, मैं छुड़ाने के लिए गया था, इसके लिए मैंने मेरे को बुक्का वगैरह उन्होंने लग गया, मैंने डॉक्टर को ऐसा बताया था। वो होने के बाद में डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन वगैरह लिख के दिया और बोले बर्फ़ के पानी से आप पूरे बदन को जहाँ मार लगे ले वो सेक लो। अच्छा। वो सेकने के बाद में मैं घर पे आया और आने के बाद सो गया। मेरी जो बात थी वो सारे मीडिया पे फैल गई है, सोशल इस पर सब फैल गई है। तो मेरे को ये हुआ कि भाई इन्होंने मारा झोड़ा सब किया और सोशल मीडिया पे मेरे ही मोबाइल निकाल के मेरे ही मोबाइल से उन्होंने सब तरफ उसका प्रचार कर दिया, फैला दिया। हाजी अशरफ की तरफ से सोचिए, उन्हें आज के दौर में यह भरोसा किसी पर नहीं हुआ कि कोई उन्हें बचा सकता है, न्याय दिला सकता है। उन्हें ट्रेन में भी किसी ने नहीं बचाया और घर लौट कर भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। वीडियो में जो लड़का 72 साल के हाजी को मार रहा है वह उनसे कह रहा है कि हमारा श्रावण चल रहा है, तुम गो मांस ले जा रहे हो। महाराष्ट्र में श्रावण उत्तर भारत से 15 दिन बाद शुरू होता है। 2 सितंबर को आखिरी सोमवार है, जबकि उत्तर भारत में श्रावण कब का खत्म हो चुका है। आश्विन का महीना चल रहा है। इतना अंतर है कैलेंडर में, मौसम में और भारत के अलग अलग इलाके में, और उसी इलाके में खान पान में और त्योहारों और व्रतों में। राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के घर चले गए, वहां उन्होंने उनसे मटन बनाना सीखा। प्रधानमंत्री मोदी ने सावन से जोड़ दिया। लोकसभा का चुनाव आया, हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी ने मछली खाने का वीडियो शेयर किया। प्रधानमंत्री ने इस बार नवरात्रा से जोड़ दिया। मांसाहार को व्रत त्योहार से जोड़ने की राजनीति जमीन पर किस तरह का असर करती है, आकाश, नितेश, जितेश को किस तरह का अधिकार दे देती है। तीनों 72 साल के बुजुर्ग को मारने लगते हैं, गालियां देते हैं। जिस तरह से मारा गया है, हाजी अशरफ की मौत भी हो सकती थी। आप प्रधानमंत्री का यह बयान सुनिए, फिर सोचिए कि इन्हें सुनते हुए किसका हौसला बढ़ता होगा। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है,
जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? 24 साल के लड़के किसी की हत्या कर देते हैं गौरक्षा के नाम पर। इससे किसी की आस्था आहत नहीं होती कि लड़के हत्यारे बन रहे हैं। किसी की भी आस्था आहत क्यों नहीं होती कि आस्था की यह राजनीति उनके लड़के को हत्यारा बना रही है। जो लोग इन मामलों में जेल गए हैं और मुकदमा झेल रहे हैं, उनके परिवारों को प्रधानमंत्री का यह बयान सुनाना चाहिए और उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। भारत में मांसाहार व्यापक रूप से प्रचलित है। हर महीने किसी न किसी हिस्से में, बल्कि उसी शहर में मांसाहार बन रहा होता है, होटलों में बिक रहा होता है। आपने सुना है कि श्रावण का महीना है और सारे 5 स्टार ने मांसाहार बंद कर दिए हैं। जिसे नहीं खाना होता है वह नहीं खाता है, लेकिन त्योहार से जोड़कर, व्रतों से जोड़कर टारगेट करने से होता यह है कि खाली बैठे अंकिलों और समाज के लड़के किसी को भी मारने का अधिकार हासिल कर लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक भैंस मांस उत्पादन करने वाला देश है। विश्व के कुल उत्पाद में 42% उत्पादन भारत में होता है। मार्च 2024 की हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022-23 में भारत से कुल पशु उत्पादों के निर्यात में कैरा बीफ उत्पादों का हिस्सा लगभग 79% है। भारत का 2024 भैंस मांस निर्यात 1.64 हजार टन आंका गया है, जो 2023 में 1.55 हजार टन से 5% अधिक है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया, तब यह भी खबर आई कि बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया। इस देश में भैंस के मांस का कारोबार हो रहा है, निर्यात हो रहा है। किसी कंपनी के पीछे आपने किसी गौ रक्षकों को देखा? क्या ये कंपनियां श्रावण में बंद हो जाती हैं? चूंकि मामला कंपनी का है और उनके चंदे पर चलने वाली पार्टियों का है, तो वहां तक इनका धार्मिक गुस्सा नहीं जाता। इनका गुस्सा फूटता है किसी बुजुर्ग और अकेले मुसलमान पर। 72 साल के हाजी अशरफ पर और हापुड़ में 62 साल के समयदीन को मारने लग जाते हैं। भैंस का मांस बैन नहीं है, इसका निर्यात हो रहा है भारत से। बैन होता तो 1 घंटे में आस्था का रोना रोने वाली सरकार इन कंपनियों को बंद कर चुकी होती। 72 साल के हाजी अशरफ ने झूठ नहीं बोला, चाहते तो जान बचाने के लिए झूठ ही बोल देते कि कुछ और है। कानूनी रूप से बैन होता तो यह अपराध होता। मार खाने के बाद यह बुजुर्ग कितना टूट गए होंगे। अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन डिब्बा रास्ते में फेंक दिया। एक बाप की तरह से सोचिए कि बेटी के लिए कुछ लेकर जा रहा हो और रास्ते में उसे फेंक दे। अगर आप धर्म के हिसाब से सोचना चाहते हैं, तब क्यों नहीं पूछा आपने कि आम आदमी सड़क पर मारा जा रहा है, फिर ये भैंस का निर्यात बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? जब आप भारत से मांस के निर्यात के साथ खड़े हैं, तब आप हाजी अशरफ को क्यों मारते जा रहे हैं?
अगर आप यह सोचते हैं कि मुसलमानों से नफरत खान पान को लेकर फैलाई जा रही है तो आप बेवकूफ हैं। कभी आबादी तो कभी शादी, अंतहीन मामला हो चुका है। पिछले ही हफ्ते इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू ने संपादकीय लिखा है और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने संवैधानिक शपथ ली है। उन्हें बात बात में मुसलमान को टारगेट करने से बचना चाहिए, ऐसा चेताया है अपने संपादकीय में। व्हाट्सएप अंकिलों और राजनेताओं ने जो जहर फैलाया है उनकी मेहनत अब सफल हो रही है। धर्म की राजनीति ने कैसे आपके बच्चों में हत्यारा बनने की संभावना पैदा कर दी है, अब तो देखिए। यह जो दिन रात ललकारा जाता है खाने पीने के नाम पर, शादी ब्याह के नाम पर और धर्म के नाम पर, उस आग में किसी नेता का बच्चा नहीं जल रहा, आपके बच्चे कूद रहे हैं और भीड़ बनकर किसी को मारते हैं और किसी को मार ही डालते हैं। ठीक से इन नामों को पढ़ लीजिएगा। 4 लोगों की हत्या के आरोप में सिपाही चेतन सिंह जेल में है, लेकिन हाजी अशरफ के मामले में आकाश आभाड, नितेश अहिरे, जयेश मोहिते के खिलाफ मुकदमा हो चुका है। ये लोग पुलिस भर्ती की परीक्षा देने के लिए मुंबई जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इन्होंने गुंडों का काम कर दिया। अगर ये पुलिस में भर्ती हो जाते तो सांप्रदायिक जहर के साथ क्या किसी का न्याय करते। पहले से ही पुलिस बल का एक हिस्सा सांप्रदायिकता की चपेट में है। भारतीय पुलिस का एंटी मुस्लिम पूर्वाग्रह कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसी तरह हरियाणा के चरखी दादरी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 नाबालिग हैं, बाकियों के नाम है अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल। ये सब गिरफ्तार हैं। दोनों नाबालिगों के नाम हम नहीं बता सकते। हरियाणा में गौ मांस के शक होने पर सबीर और असीरुद्दीन को बाढ़रा में एक दुकान पर झांसा देकर बुलाया गया और सोहित, मोहित, रविंदर, कमलजीत ने साबिर की हत्या कर दी, यानी हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। आप इस सूची में राकेश, हरिओम, युधिष्ठिर, रिंकू, करणपाल, मनीष, ललित, सोनू, कप्तान और मांगे राम को भी जोड़ते चलिए। इसी साल मार्च में इन्हें गौ हत्या के नाम पर कासिम की हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। घटना 2018 जून की थी और हापुड़ में घटी थी, जब गौ तस्करी के आरोप में समयदीन और कासिम को इस भीड़ ने पीट डाला। समयदीन बच गए, कासिम मर गया। अब इस मामले में 10 लोग आजीवन जेल में रहेंगे। किनके घरों के लड़के गुंडे और हत्यारे बनाए जा रहे हैं यह देख लीजिए। ठीक से देखिए वोट किसे मिल रहा है और किनके घरों के लड़के को जेल। चेतन सिंह ने भी चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोली मारने से पहले सांप्रदायिक बातें की थी, जो उसी भाषा से प्रेरित थी जिसे 2014 के बाद से सामाजिक और राजनीतिक रूप से मान्यता दी गई। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक के ये लड़के भी उसी भाषा के शिकार हैं। सारी तैयारी भाषा में होती है, हिंसा की फफूंद वहीं पनपती है। जो आप भाषणों में सुनते हैं, जो आप व्हाट्सएप से लेकर गोदी मीडिया में पढ़ते हैं, उसी का नतीजा इन लड़कों के एक्शन में देख रहे हैं। पिछले 10 सालों में न जाने ऐसे कितने लड़कों को तैयार कर दिया गया जो हिंसा करने के आत्मविश्वास से लैस चारों तरफ मौजूद हैं, कभी भी कहीं से निकल आ सकते हैं। ये अपने आप ट्रिगर हो जाते हैं। इन सभी की उम्र 20 से 30 के बीच होती है, यानी पिछले 10 सालों के बढ़ते हुए सांप्रदायिक माहौल में ये बड़े हुए हैं। इसका मतलब किशोरावस्था से ही इन्हें मुसलमानों से नफरत करने की भरपूर ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी तरफ इनकी हरकतों से मुसलमानों के भीतर कितनी बेबसी भरती जा रही है। वे अपराध करें या ना करें, उनकी पहचान के आधार पर अपराध का फैसला पहले कर दिया जाता है। अदालत से पहले बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है, चलती ट्रेन में गोली से मार दिया जाता है। इन 10 सालों में हिंदू उग्रता और मुस्लिम बेबसी पर ना जाने कितनी किताबें आ गई, मगर राजनीति है कि सुधरने का नाम नहीं लेती। और अंकिल हैं वो तो और भी सुधरने का नाम नहीं लेते। गौ मांस को लेकर राजनीति अलग चीज है। इसके नाम पर किसी को पीट देना, किसी को जान से मार देना आसान हो गया है। नेता ऐसे मौके पर भावुक बयान देकर घर चले जाते हैं और आपका लड़का जेल या तो पकड़ा जाता है या जीवन भर अपने अपराध से भागता रहता है। यह पूरा प्रोजेक्ट बहुसंख्यक समाज के बेरोजगार लड़कों को हत्यारा बनाने का है। 1 फरवरी 2024 की यह खबर है, अमर उजाला ने छापी है। बजरंग दल के जिला प्रमुख मोनू विश्नोई ने थानाध्यक्ष का तबादला कराने के लिए कथित रूप से गौ हत्या करवा दी। उसके बाद लोगों को भड़काकर थाने पर प्रदर्शन कराया। पुलिस ने सुमित, राजीव चौधरी, रंजन चौधरी और शाहबुद्दीन को गिरफ्तार किया। सितंबर 2022 में पीलीभीत में यूपी पुलिस ने राजपाल और आलोक कुमार को गिरफ्तार किया, जो गौ रक्षक बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। मीडिया इन मामलों को कैसे रिपोर्ट करता है वह भी देखना चाहिए। गौ मांस है या नहीं, इसको बहुत तरजीह दी जाती है, जैसे कि अगर यह मांस हो साबित हो जाए तो भीड़ की हिंसा जायज ठहराई जा सकती है। सवाल है कि पुलिस है, कानून है, इससे पहले भीड़ अपना काम क्यों करती है? उसे कौन पाल रहा है, कौन बढ़ावा दे रहा है? हाजी अशरफ के वीडियो में मारने वाला लड़का बजरंग दल को बुलाकर उसे जान से मारने की धमकी देता है। वह पुलिस बुलाने की बात नहीं करता है, किसी को अकेले दबोच कर ये लड़के मारते हैं और पुलिस तक ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।
6 फरवरी 2023 को द हिंदू के अशोक कुमार की रिपोर्ट है कि गौ हत्या प्रतिबंध कानून के तहत नूंह में जो मामले दर्ज हुए 94% मामलों में आरोप खारिज हुए हैं। इसका मतलब है फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं और इसके नाम पर अवैध वसूली की बात भी बढ़ती जा रही है। मध्यम वर्ग इसे धर्म के नाम पर सही ठहराता हुआ हत्या पर चुप हो जाता है। हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि 69 मामलों में से केवल 4 में सजा सुनाई गई है। यह खबर 1 साल पहले की है, लेकिन आप देखिए किस तरह से गौ रक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। नेताओं को पता है कि जो यह काम करेगा समाज उसे अलग नजर से देखेगा। मां बाप शायद ऐतराज करें कि कानून हाथ में मत लो, पुलिस को सूचना दो और पुलिस को यह सब करने दो, लेकिन राजनीति उनका समर्थन करती है और हरियाणा में तो उन्हें स्टेट का ही हिस्सा बना दिया गया। जुलाई 2021 की खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। गौ सेवकों और गौ रक्षकों को हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स SCPTF में शामिल किया जाएगा। राज्य और जिला स्तर दोनों पर एक्सप्रेस ने लिखा है कि इनके काम होंगे गौ तस्करी और हत्या पर रोक लगाना, आवारा मवेशियों का पुनर्वास, गौ तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, गौशाला के लिए जमीन का बंदोबस्त करना भी इनका काम होगा। हरियाणा के चरखी दादरी में बंगाल से मजदूरी करने गए थे साबिर और असम से असीरुद्दीन। कबाड़ बिनने का काम करते थे। किसी ने उनकी माली हालत का कारण नहीं जाना होगा, मगर क्या पकाकर खा रहे हैं या झांकने चले गए, इतना मारा कि साबिर की मौत हो गई। अब ये लड़के पुलिस की हिरासत में हैं, हो सकता है छूट जाएं, लेकिन इस वक्त हत्या के आरोप में पुलिस इन्हें कभी जेल लेकर जाती है, कभी कोर्ट। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सबीरुद्दीन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से पकड़ लिया गया। भास्कर ने यह भी लिखा है कि सबीरुद्दीन ने मान लिया कि 2 बार मांस पकाया है और भैंस का मांस है। पुलिस ने बर्तनों में मिले मांस को फोरेंसिक लैब में भेज दिया है। 27 अगस्त को बाढ़ड़ा के DSP का बयान मीडिया में छपा है कि इन कथित गौ रक्षकों को जानकारी मिली है कि पश्चिमी बंगाल के कुछ मजदूरों ने गौ मांस पकाया। परिवार के लोगों ने इसका खंडन भी किया। उनका कहना है कि उन्होंने गाय का मांस नहीं पकाया, लेकिन साबिर मलिक को धोखे से बुलाकर मार दिया जाता है। आरोपियों ने साबिर के करीबी असम निवासी असीरुद्दीन को भी बुलाया, खूब मारा, लेकिन वो बच निकला। आरोपियों की पहचान अभिषेक उर्फ शाका, रविंद्र उर्फ कालिया, मोहित, कमलजीत व साहिल उर्फ पप्पी के रूप में की गई है। मामला हुआ था जिसमें प्रतिबंधित मांस खाने के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हमने 7 एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें से हमने 4 को पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है। उन पुलिस रिमांड पर उन्होंने बताया कि इसमें एक और शामिल था, उसको भी हमने कल अरेस्ट कर लिया है। मोहित, जो बिरही कला का रहने वाला है, उसको आज हमने कोर्ट में पेश किया था, जहाँ पर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है उसका। जिन लड़कों ने किसी की हत्या की और अब वे हत्या का मुकदमा झेलेंगे, सजा हुई तो उम्र कैद भी, उनकी भी तो सोच लीजिए। मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान पढ़ रहा हूं जो उन्होंने मीडिया में दिया है। कहते हैं मॉब लिंचिंग जैसी बातें ठीक नहीं हैं। गौ रक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। गांव में गौ माता के प्रति कितनी श्रद्धा है, यह अगर उनको पता चल जाएगा जो इस प्रकार के हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग आएंगे, उन्हें कौन रोकता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वे इस प्रकार के संसाधनों में संलिप्त ना हो, उनसे बचना चाहिए। मुख्यमंत्री अपने बयान का मतलब जानते होंगे। उनके इस बयान में केवल निंदा नहीं है, एक तरह से मान्यता भी है कि गांव के लोगों को कौन रोक सकता है। गांव के लोगों को राजनीति रोक सकती है, क्योंकि जिन 7 लोगों के नाम हत्या के केस में आए हैं, उन्हें गांव के लोगों ने हत्या के लिए नहीं उकसाया होगा। कोई नहीं चाहता कि उसके घर का कोई लड़का मर्डर केस में फंस जाए। अफसोस कि विपक्ष की राजनीति खाना पूर्ति करती है, ट्विटर पर लिखकर चली जाती है। उसे जनता के बीच जाना चाहिए और इसे लेकर आमने सामने बात करनी चाहिए। इस तरह से समाज में नफरत के इस जहर को नहीं छोड़ा जा सकता है। राहुल गांधी का यह ट्वीट देखने में अच्छा लग सकता है कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित करते रहें। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए।
भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। सवाल है, नफरत के खिलाफ यह लड़ाई कहां हो रही है? इस नफरत पर कहां नेता खुलकर साफ साफ बात कर रहे हैं, रैलियों में जाकर बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं? AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि भीड़ में हिंसा करने की इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की सरकार इनका आंतरिक समर्थन करती है। अगर हरियाणा की बीजेपी हुकूमत जुनैद और नासिर के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपका बच्चा गौरक्षक बने? गायों की हालत कितनी दयनीय है, उनके लिए बेशक बहुत कुछ किया जाना चाहिए। शहरों में उनके चरने की जगह पर कब्जा हो गया है। कभी सुना है आपने कि गौचर की जमीन छुड़ाई गई है, वहां पर फिर से चारागाह बना दिया गया है? भैंस के मांस का निर्यात भारत में हो रहा है। भारत से उन कंपनियों में कौन काम करता है, कौन चलाता है उन्हें, उनकी आस्था के बारे में सोचा कीजिए। किसी गरीब को घेर कर मार देने से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। नौकरी फिर भी आपके बच्चों को चाहिए। यह खबर अंग्रेजी में है मगर बता देता हूं, जॉय मजूमदार की है, इंडियन एक्सप्रेस में 2 सितंबर को छपी है। जून के महीने में कनाडा की सीमा से 5152 भारतीयों ने चोरी से अमेरिकी सीमा में घुसने की कोशिश की, पैदल घुसने की कोशिश की। एक तरफ भारत के युवा आस्था के नाम पर गुंडे और हत्यारे बन रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के ही युवा दूसरे देश में घुसने के लिए चोरी के रास्ते जा रहे हैं। हमारी आस्था बिल्कुल आहत नहीं होती तब अमेरिका अब गंभीर हो गया है, जांच करने लगा है। अमेरिका और कनाडा की सीमा 9000 किलोमीटर है और खुली हुई है। यहीं से भारत के नौजवान चोरी से अमेरिका में घुस रहे हैं। इनकी संख्या 45 से 50% तक बढ़ गई है और आपको बताया जा रहा है कि भारत विश्वगुरु बन गया है। दरअसल आप झूठ की एक ट्रेन में बिठा दिए गए हैं जिसकी बोगी में सच किसी को दिखाई नहीं देता। खाली बोगी को भी लोग भरी हुई मानकर किसी मुसलमान की तलाश कर रहे हैं, उसका टिफिन खोज रहे हैं, उसकी दाढ़ी पकड़ रहे हैं। हिंसक और सांप्रदायिक होने का यह सफर आपको मुबारक हो। अगला शिकार कोई अफरोज होगा या अशरफ, या मत देखिए। कम से कम इतना तो देख लीजिए, हत्या कौन करने वाला है, आकाश या आंसू, दोनों की सोचिए। मुसलमानों के नाम से आप वैसे भी सोचना बंद कर देते हैं। इस खाली बोगी के साथ साथ ऐसे लोगों का दिमाग भी खाली हो गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।